बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, ब्रेक से पहले मैंने आपको ये सवाल दिया था सॉल्व करने के लिए, ग्रुप पे सेंड कर दिया था। अब मैं इसको बोर्ड पे लिख चुका हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा सवाल रुका हुआ है कहीं पर, इसमें क्या है, मार्कअप मिसिंग है, मार्जिन मिसिंग है, कोई भी चीज़ मिसिंग है। तो हो सकता है ऐसा हो भी, हो सकता है ऐसा ना भी हो। लेकिन देखिए, अगर आपने वो जो किसी भी चीज़ को जो मिसिंग हो, आपकी आंखों के सामने ना हो, उसको ढूंढने के लिए जब आप कड़ियाँ जोड़ते हैं ना, चेन की, एक बात को दूसरी बात से लिंक, अगर आप वो लिंक कर गए तो आपको मिसिंग वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और नहीं मिलती तो यकीनन किसी ना किसी पॉइंट पर आके सवाल रुक जाएगा और आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। तो देखते हैं हम इस सवाल में कि वाकई इसमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं। आइए देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। देखें, इन्वेंट्री, ओपनिंग बैलेंस 900, क्लोजिंग बैलेंस 800। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 1100। कौन सा? क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इज मिसिंग, ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है इस बार। चलें खैर। अकाउंट पेएबल 900 क्लोजिंग और 800 ओपनिंग। कैश इन हैंड 300 क्या है और 500। बैंक बैलेंस 500 क्या है और 600 क्या है। जब अकाउंट रिसीवेबल के ओपनिंग या क्लोजिंग में से कोई एक बैलेंस क्या हो, मिसिंग हो, तो इसका मतलब सेल तो आप अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट से फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब सेल कहीं और से आएगी और वहां पुट की जाएगी, जब भी अकाउंट रिसीवेबल का क्या मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस। तो सर ओपनिंग बैलेंस निकालना क्यों है, हमें तो इस साल की एसएफपी बनानी है, इस साल की एसएफपी में तो इसी साल के क्लोजिंग बैलेंस जाते हैं। नहीं बेटा, ओपनिंग बैलेंस भी ढूंढना होगा, क्योंकि इस साल की एसएफपी में कैपिटल तो ओपनिंग जाता है ना, और वो ओपनिंग कैपिटल निकलेगा ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज से। अगर ओपनिंग एसेट में से भी कोई आइटम क्या होगा, मिसिंग होगा, तो ओपनिंग कैपिटल नहीं मिल पाएगा, और ओपनिंग कैपिटल ना मिलने की वजह से आपकी एसओएफपी बैलेंस नहीं हो पाई। क्यों? जब भी आप एसओएफपी बनाते हैं उसमें ओपनिंग कैपिटल में इस साल का प्रॉफिट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ड्राइंग्स क्या करते हैं, लेस करते हैं। जवाब दीजिएगा। देखिए बेसिक कितनी ज़्यादा है कि आप लोगों को भी रिकॉल करने में बड़ी परेशानी हो रही है। देख ले, आपने कहा पढ़ लिया, पास किया, ख़त्म हुई कहानी, ये शुरू हो गई कहानी बेटा दोबारा से यहाँ पर। अब वो कहता है क्या है, डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स कितना, ओनली 75% balances settled were eligible for discount at 5%. डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स, हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव। तो जब डिस्काउंट रिसीव की बात हो रही है, डिस्काउंट रिसीव की बात हो रही है, अलाउड की तो बात नहीं हो रही। अच्छा, तो ये डिस्काउंट अकाउंट रिसीवेबल के कितने परसेंटेज के बराबर है। आवाज नहीं आई, ये तो कंफ्यूजन है। ये डिस्काउंट खुद अकाउंट रिसीवेबल के, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल नहीं, अकाउंट पेएबल के कितने परसेंटेज के बराबर है, पक्का। तो अगर मैं इस 1 लाख को 5% से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आता है, सब लोग, सबसे पूछ रहा हूं। 2 मिलियन। 2 मिलियन जो वैल्यू आ रही है वो डिस्काउंट माइनस करने से पहले वाली है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली है। डिस्काउंट माइनस करने से पहले वाली, यानी टोटल सेटल्ड अमाउंट आ रहा है, उसमें डिस्काउंट भी शामिल है। 2 मिलियन खुद टोटल सप्लायर्स के जो सेटल हुए हैं उसके कितने परसेंटेज के बराबर है, तो इसको डिवाइड करते हैं 0.75 से। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, किसकी बात कर रहे हो? अभी आंसर आप लोगों ने क्या बताया, 2 मिलियन बताया ना, तो 2 मिलियन को डिवाइड करो ना 0.75 से। हाँ, उसके बाद क्या आंसर आता है, 2 मिलियन, इतने से टोटल अकाउंट पेएबल क्या हुआ है, सेटल हुआ है, जिसमें डिस्काउंट की वजह से भी सेटलमेंट हुई है। तो अगर इस अमाउंट में से 1 लाख का डिस्काउंट क्या कर दें, माइनस कर,
2,566,000, ये है पेमेंट टू सप्लायर, ये है पेमेंट टू सप्लायर, ये है पेमेंट टू सप्लायर। फिर बोल रहा हूं, ये है पहला हिस्सा। समझ में आया? सर इतना पार्ट सॉल्व कर लेते हैं पहले। क्या कर लेते हैं? इतना पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। करें सॉल्व? पक्का? पेमेंट टू सप्लायर, कितने लोगों ने आप में से ये पेमेंट टू सप्लायर सही फाइंड कर ली थी? गुड, जबरदस्त। ठीक है जी। सेटल्ड अमाउंट, सेटल अमाउंट का मतलब क्या है? टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग डिस्काउंट मिला के कितने से सेटल हुई है वो निकालते हैं। जरा देखिएगा बोर्ड पर, ये क्या है? ये क्या है? 1,00,000 डिस्काउंट रिसीव्ड। ये खुद अकाउंट पेएबल जितने सेटल हुए हैं उसके 5% के बराबर। इसको डिवाइड कर दिया मैंने 0.05 से। तो मुझे वो अकाउंट पेएबल्स मिल गए जिन पर डिस्काउंट मिला है और वो क्या हो चुके हैं? सेटल हो चुके हैं। कितना अमाउंट मिला? 2 मिलियन। लेकिन 2 मिलियन टोटल सेटल अकाउंट पेएबल्स नहीं है, वो टोटल सेटल अकाउंट पेएबल्स का 75%। तो इस आंसर को मजीद डिवाइड करूंगा 0.75 से। आवाज नहीं आई बेटा जी? यस, बोले बोले बोले। 2,666,667, इसमें से लेस कर लेता हूं क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना? 1,00,000। 2,566,000 ये कहलाएगी पेमेंट टू सप्लायर। अच्छा जी, जिसको कोई बात समझ में नहीं आती है, देखिए इसमें मैथमेटिक्स प्योरली अप्लाई होती है, मैथमेटिक्स प्योर अप्लाई होती है। आप चीज़ों को ऐसे तरह एक्सप्रेस करें कि आपको बात समझ में आए। ठीक है जी। मुझे फाइंड करनी है पेमेंट टू सप्लायर। अच्छा, क्यों फाइंड करनी है ज़रा इसको भी सीखना और समझना है। पहले फाइंड तो कर लें फिर बात करते हैं। पेमेंट टू सप्लायर, सर पेमेंट टू सप्लायर के दो हिस्से हैं सर जो अमाउंट सेटल हुआ है। एक अमाउंट जो है वो 75% है। आवाज़ नहीं आई। और एक अमाउंट जो है, आवाज़ नहीं है, एक अमाउंट है 25%। ठीक है जी। यहां लिखा मैंने अमाउंट सेटल्ड। क्या लिखा? अमाउंट सेटल्ड। टोटल अमाउंट सेटल कितना हुआ? मैं कहता हूं लेट द अमाउंट सेटल्ड बी एक्स। पढ़ा था बचपन में कभी? लेट द अमाउंट सेटल्ड बी, जो अमाउंट सेटल हुआ है वो कितना है? एक्स है। एक्स अमाउंट है, अननोन अमाउंट है। वो ये रहा ऊपर, सॉल्व हुआ हुआ डायरेक्ट। ये शॉर्ट वर्किंग है। ये थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जिनके अभी मैथमेटिक्स के हालात ख़राब हैं और उनको अभी भी बेसिक मैथमेटिक्स के साथ लेके चलना पड़ रहा है। तो लेट द अमाउंट सेटल बी एक्स। तो फिर इस एक्स अमाउंट का 75% 0.75x। आवाज़ ही नहीं आई बेटा, बोले 0.75x। और इसका डिस्काउंट किस पे मिला? हाँ, 0.75 पर।
यहाँ डिस्काउंट नहीं है। अब डिस्काउंट तो इस वैल्यू का 5% है ना, लेकिन डिस्काउंट का एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आप क्या करोगे 0.75 का 5% निकालो, यानी 75% वैल्यू का 5% 100% वैल्यू के कितने परसेंटेज के बराबर है? 0.0, ये मैथमेटिक्स है। यानी जो 5% डिस्काउंट 75% डेटर को मिला है, अगर उसको टोटल डेटर्स का परसेंटेज बना के एक्सप्रेस किया जाए तो वो टोटल डेटर्स का 5% नहीं, टोटल डेटर बोल रहा हूँ, टोटल पेएबल्स का 5% नहीं बल्कि टोटल पेएबल्स के 3.75% के बेस चेंज किए मैंने, डिस्काउंट की बेस चेंज कर दी। बेस कल तक क्या था 75% अमाउंट, अब बेस बन गया 100% अमाउंट। तो अगर 100% अमाउंट के बराबर मैं डिस्काउंट एक्सप्रेस करूं तो वो डिस्काउंट 5% नहीं बल्कि, अब एक काम करो, इस 26,67,667 रुपए का आप 3.75% निकाल के देखो जरा, 1 लाख आंसर आएगा। हालांकि डिस्काउंट पूरे में मिला ही नहीं है, डिस्काउंट तो किस वाली वैल्यू पे मिला है, लेकिन हमने ऐसा कुछ डिज़ाइन किया, हमने कहा हमने एक काम करते हैं ना, हम 5% का 75% निकाल लेते हैं, ताकि वो डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ 70% वैल्यू ना बन जाए बल्कि टोटल वैल्यू का परसेंटेज बन जाए। यानी 75% वैल्यू पे 5% डिस्काउंट देना, मान लो टोटल वैल्यू पर 3.75% डिस्काउंट देने के बराबर हो गया या रिसीव करने के बराबर हो गया। ये भाई ये कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया ये है, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी सीएमए इस तरह के गेम्स में खेल, वैल्यू किसी और वैल्यू का परसेंटेज होगी, अप्लाई किसी और वैल्यू पे हो रही होगी, बेस क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी। आज भी बोल रहा हूँ मार्कअप मार्जिन बेस वैल्यू सुधार लो, बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ, बहुत मौके आ चुके हैं, लेकिन नज़र नहीं आया कहीं भी आपने अपने आप को सुधारने की कोशिश की, नज़र नहीं आया कहीं भी। इसका मतलब ये हुआ, अब जवाब तो दो, 0.75 में से 0.0375x का कर दिया, माइनस कर दिया, यस 0.7125 टाइम्स ऑफ x। अच्छा जी, और ये तो पूरे मिल गए पैसे आपको, .25x, और ये डिस्काउंट होल पे अप्लाई हो गया एक तरीके से 0.0375x। अब देखना ये क्वेश्चन बराबर वेरीफाई होगी। अगर x की बेस, x की जो कांस्टेंट वैल्यू है 1, उसमें से आप 0.0375 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो 0.9625x आएगा, और 0.7125 और 0.25x का सम भी 0.9625x का क्या आएगा, बराबर आएगा। जवाब नहीं दिया आपने। अब बताएं इस पूरे सिनेरियो में से हमें कौन सा वाला पार्ट मालूम है, x मालूम है, नो सर। 25% ऑफ x मालूम है, नो सर। हमें सिर्फ डिस्काउंट मालूम है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट की वैल्यू क्या है सर, 1 लाख। इसका मतलब इक्वेशन ये बनी 0.0375 ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 लाख, x इज इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.0375, 2 मिलियन x आ गया, उसमें से 1 लाख क्या कर दिया, पेमेंट टू सप्लायर आ गई, यस 2,500,000। दूसरा तरीका ये है सर, बड़ा आसान तरीका है, वो ही जो मैंने ऊपर अप्लाई किया, जो मालूम है वो लिख दो। 1 लाख का डिस्काउंट मालूम है, लिख दिया। 1 लाख का डिस्काउंट इस वैल्यू का कितना, इस वैल्यू का कितना है 5%, तो जैसे ही इस 1 लाख के डिस्काउंट को
डिवाइड किया 0.05 से, तो ये वैल्यू मिल गई कितनी, 2 मिलियन। 2 मिलियन जो है वो टोटल सेटल अमाउंट का कितना है, 70। तो जैसे 2 मिलियन को डिवाइड करेंगे 0.75 से, तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो ये पार्ट मिल जाएगा। ये पार्ट तो ढूंढना ही नहीं है ना, 2 मिलियन को डायरेक्ट 0.75 से क्या करो, डिवाइड करो, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा 2,666,000। तो वो बहुत सिंपल तरीका ऊपर वाला कि 1 लाख का निकाला हमने 5%, 1 लाख को डिवाइड किया, सॉरी 1 लाख को डिवाइड किया 5%, तो 1 लाख ग्रॉस अप होकर उस 100% वैल्यू के बराबर आ गया जिसका ये 5% है। लेकिन वो जो 100% वैल्यू है वो खुद ओरिजिनल वैल्यू का 100% नहीं है बल्कि 7, तो उसको डिवाइड किया 0 पॉइंट, तो फिर जो वैल्यू आई थी वो टोटल वैल्यू का 75% थी, वो टोटल वैल्यू हमें मिल गई 2,666,667 से। पेमेंट टू सप्लायर आ गई। फायदा कोई फायदा, कोई फायदा, हाँ 2 फायदे। फायदा नंबर 1, अकाउंट पेबल के अकाउंट में पुट कर दूंगा पेमेंट टू सप्लायर, तो परचेज ऑफ इन्वेंट्री पता लग जाएगी। परचेज ऑफ इन्वेंट्री पुट कर दूंगा कहां पर, इन्वेंट्री के अकाउंट में, सीओ जीएस मिल जाएगी। आवाज नहीं। फायदा नंबर 2 नंबर फायदा, फायदा नंबर 2, फायदा नंबर 2 है कि सर ये एक जुमला लिखा हुआ है आगे, पेमेंट टू सप्लायर वर मेड फ्रॉम बैंक। तो अगर ये 500 का बैंक बैलेंस सप्लायर्स को पेमेंट करने के बाद है, आवाज नहीं आई, तो फिर 600 का बैलेंस तो पहले से मौजूद था। तो इसका मतलब ये था कि अगर हमने पेमेंट टू सप्लायर ना की होती, हमारे पास ये 500 का बैलेंस भी होता और 2667, इसको राउंड करके 67 कर लें, 2667 भी होता। आवाज नहीं आई। उसमें से इतना बैलेंस हमारा पिछले साल का है, तो नया बैलेंस बैंक में ट्रांसफर कितने से हुआ है। जुमला क्या है इस, देखें पेमेंट टू सप्लायर, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा, एक ब्रॉडर पिक्चर दिमाग में लानी होगी। जब तक दिमाग नहीं सोचेगा तब तक ये क्वेश्चन अटक जाएगा। इसकी खूब प्रैक्टिस दरकार है। पेमेंट टू सप्लायर के यूजेस बता रहा हूं मैं आपको। यूज नंबर 1, पेमेंट टू सप्लायर मिल गई। अगर मैं कौन से अकाउंट में पुट करूं, अकाउंट, मैं आपसे जबानी कैलकुलेशन करवाना चाह रहा हूं, ऐसे हो जाओ जैसे जबानी टी अकाउंट बनाए, बगैर जबानी आसान जवाब दो। अब देखो बताओ पेमेंट टू सप्लायर हुई कितनी है आफ्टर डिस्काउंट। हाँ डिस्काउंट भी तो आया है ना, तो वो अकाउंट पेबल उतने से क्या हुआ है, सेटल हुआ है, तो वहां तो सेटलमेंट का इफेक्ट जाएगा पूरा कहां पर, अकाउंट पेबल में। इसलिए मैं 2667 बोल रहा था। इसको मैं राउंड करता हूं रुपीज इन थाउजेंड में, क्या बोलूं, 2667 बोलूंगा। अब मेरी बात तवज्जो से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, ये अकाउंट पेएबल का क्या क्लोजिंग बैलेंस है, क्या ये अकाउंट पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर पेमेंट्स एंड डिस्काउंट होता है कि नहीं होता। तो इस पे ये बैलेंस कितना अमाउंट और डिस्काउंट सेटल करने के बाद है, जवाब है 2667। तो अगर वो डिस्काउंट सेटल ना हुआ होता तो वो भी इस लाइबिलिटी का पार्ट होता कि नहीं होता। इस 900 में 2667 क्या करवा लो, प्लस करवा लो 3000। उसमें से कितना अकाउंट पेबल पिछले साल का है वो माइनस करवा लो। 2767 से नया अकाउंट पेबल इस साल क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। वजह बताओ। अकाउंट पेबल क्रिएट होने की वजह एक ही ना, इन्वेंट्री बाय करना। तो जितने से अकाउंट पेबल नया क्रेडिट हुआ उतने से इन्वेंट्री डेबिट हुई। तो इन्वेंट्री पहले, अच्छा कितना आंसर आया इसका, 2767। हमारे पास पुरानी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई थी, प्लस कराओ 900। अब देखो वैल्यूज धोखा देंगे, वही घूम के आंसर आ गया कि वो इत्तेफाक से उधर क्लोजिंग बैलेंस, उधर ओपनिंग बैलेंस 900, सॉरी कौन सा बैलेंस था, हाँ क्लोजिंग बैलेंस 900 यहां पर, तो इसमें प्लस करवा दो, करवा दिया प्लस। तो इतनी इन्वेंट्री जो आप बता रहे हो 3667, इतनी इन्वेंट्री हमारे पास साल भर पड़ी रही, ओपनिंग और परचेज मिलाकर, उसमें से कितनी बची हुई है,
माइनस कर दो 2800, ये मिल गई हमें। अब अगर मार्कअप या मार्जिन मिल जाए तो हम COGS को सेल में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं ही नहीं कर सकते। मार्कअप मार्जिन फिल वक्त मानने नहीं दिया हुआ, तो हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि सेल हमें किसी और रास्ते से मिल जाए, अनलेस कि हम मजबूर हो जाएं कि हम बोले मार्कअप और मार्जिन ही चाहिए सर, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई? पेमेंट टू सप्लायर से दो काम हो गए। पेमेंट टू सप्लायर कन्वर्ट हुई किसमें? परचेस में। परचेस कन्वर्ट हुई COGS, दो काम हो गए। लेकिन सर पेमेंट टू सप्लायर हुई कहाँ से? अब गेम सुनना, पेमेंट टू सप्लायर हुई कहाँ से? कितनी हुई है? अब 26 नहीं बोलना, अब 2567 बोलना। तो पेमेंट टू सप्लायर हुई कितनी है? कहां से हुई है? कहां से हुई है? फिर बोल रहा हूं, कहां से हुई है? बैंक बैलेंस क्लोजिंग कितना है? पेमेंट कितनी हुई है? इस 500 में 2567 को प्लस कर दो, 3000। मतलब इतना बैंक बैलेंस हमारे पास पड़ा होता अगर हमने पेमेंट ना की होती। उसमें कितना बैलेंस लास्ट ईयर का है? माइनस करवा दो। ये बैलेंस बैंक में डिपॉजिट हुआ है, ये बैलेंस बैंक में डिपॉजिट हुआ है। आवाज नहीं आई? ये बैलेंस बैंक में डिपॉजिट हुआ है। हुआ है? हुआ है? कहां से हुआ है? हाँ, कैश, कैश अकाउंट से हुआ है। तो इट मींस ये एंट्री कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर है और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर है। तो इसका मतलब कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एक मिसिंग वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट की डेबिट साइड से एक मिसिंग वैल्यू मिलेगी, उसका नाम होगा रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स। उसको हम कहां पुट करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब वहां पर सेल भी मिसिंग है और ओपनिंग, तो अब मार्कअप और मार्जिन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको थीम समझ में आई? अब एक काम करते हैं, ये तो मैंने ज़बानी करवा दिया, अब थोड़ा सा ठहर ठहर के, हमारे दोस्त परेशान हो जाएंगे वरना नहीं, तो अब थोड़ा ठहर के जो मैं बोल रहा हूँ वो करता जाए। क्या आपने मेरे कहने पर पेमेंट टू सप्लायर निकाल ली? अब जो मैं कह रहा हूँ वो तरतीब फॉलो करें। आप सबसे पहले आप T अकाउंट बनाएं, अकाउंट पेएबल का। मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाएं, लेकिन आप कोशिश करें आप खुद से बनाएं, साथ साथ चलें, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगेगा, वरना गुजारा ही नहीं है, ठीक है जी? अब मैं वर्किंग कर रहा हूं अगली। सर कौन सी वर्किंग? आवाज नहीं आ रही सर। कौन सी वर्किंग? अकाउंट पेएबल की वर्किंग। जो ज़बानी कैलकुलेट करवाया अब वो आपके सामने रख रहा हूं। अकाउंट पेएबल का बैलेंस BD सर कौन सी साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर। सर अकाउंट पेएबल का बैलेंस CD कितना है? अकाउंट पेएबल का बैलेंस BD कितना है? बैलेंस BD, ये सबसे बड़ा मसला ये तो है कि CD को BD बना दिया, BD को CD। सही हुआ क्वेश्चन भी तबाह हो गया। पूरा क्वेश्चन ठीक करके आया बंदा पेपर में, लेकिन ये तमीज नहीं कि CD BD कौन से थे। ये कमाल है ना आपका। हाँ भाई कितने? अभी भी कोई 900 बोलते बेटा, बोलो। सर आवाज तो दिल से 900 की आ रही थी। मैंने तो BD पूछा था। हाँ, ये नहीं पता इसको CD पूछा या BD पूछा। कमाल है यार। आगे बढ़ते हैं। हो गया? आ गया BD? अच्छा, दूसरा अकाउंट भी साथ में जो इस अकाउंट के साथ पैरेलल चल रहा है उसको भी ओपन कर लेते हैं सर। सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर इस सवाल को इस तरह सॉल्व करते हैं, जितने भी अकाउंट नजर आते हैं सारे T अकाउंट खोल लेते हैं। कैश का भी अकाउंट खोल लिया, बैंक का भी खोल लिया, फिर डबल एंट्री बनाना करने वाले कैसे भी कर लेते। ना करने वाले को सिर्फ क्वेश्चन देके बहाना, सर ये तो यहां से आगे नहीं बढ़ा सवाल, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा सर। इसके बाद मेरा दिमाग काम करना बंद होगा। भाई दिमाग काम करता है कागज पे आके, ठीक है ना? कौन सा अकाउंट? इन्वेंट्री अकाउंट।
इन्वेंट्री का बैलेंस बीडी लिखवा दो 900 पक्का। अच्छा, अब एक डबल एंट्री अज्यूम करो, अगर मालूम होगी अमाउंट तो बन जाएगी, नहीं मालूम होगी तो मिसिंग वैल्यू बन जाएगी। जितने से इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो रहा है उतने से अकाउंट पेएबल, पक्का। क्रॉस रेफरेंस और क्रॉस रेफरेंस बोल दें नहीं, जितने से गुड्स बाई किए उतने से लायबिलिटी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। अब वर्किंग नंबर 1 के मुताबिक पेमेंट टू सप्लायर कितनी आ गई, इसको राउंड फिगर लूंगा 2567। पेमेंट टू सप्लायर की एंट्री सर, अकाउंट पेएबल डेबिट 2567 से, क्रॉस रेफरेंस सर किसका, बैंक। सर एक सेटलमेंट और भी तो हुई है डिस्काउंट रिसीव्ड की, कितने से, 100 से। क्या एंट्री बनाऊं, अकाउंट पेएबल डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। जवाब दें। यहां डिस्काउंट रिसीव करूंगा तो COGS वो आएगी जो डिस्काउंट, जो जिसमें डिस्काउंट रिसीव माइनस नहीं हुआ हो, तो फिर माइनस करना पड़ेगा, ख्याल रखिएगा। अब यानी परचेज की वैल्यू वो आएगी जो डिस्काउंट माइनस करने से पहले वाली है। बैलेंस CD कितना, इसको इस तरह रीड करें, रीड करना सीखें बराए मेहरबानी। आज ईयर एंड पर अकाउंट पेएबल मुझ पर कितने से लाइबिलिटी बना हुआ है, अरे बेटा रिस्पॉन्स करें। आज ईयर एंड पर अकाउंट पेएबल मुझ पे कितने से लाइबिलिटी बना हुआ है। अगर मैंने पेमेंट ना की होती, मुझे डिस्काउंट ना मिला होता तो 2667 भी मुझ पर क्या होते, लाइबिलिटी होते। तो ड्यूरिंग द ईयर मुझ पे लाइबिलिटी कितनी रही है नहीं रही है 3000। यही वो नंबर था जो मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा था। उसमें से कितनी लाइबिलिटी पिछले साल क्रिएट हुई थी, तो इस साल मुझ पे नई लाइबिलिटी कितने से क्रिएट हुई, 2767 से। घूम गई चिड़िया। लगाऊं, बहुत दिन हो गए, बोलो हैं, बहुत दिन हो गए, आवाज आई नहीं थी। ये वाली कैफियत बताओ। अकाउंट पेएबल क्रेडिट, जैसे सेल की वजह से अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, डेबिट होता है, इस तरह अकाउंट पेएबल साल भर में जो बढ़ने की वजह होगी वो क्या होगी। तो हमने अकाउंट पेएबल बढ़ने की मेन वजह फाइंड की, इन्वेंट्री। तो अकाउंट पेएबल इतने से क्रेडिट हुआ और इन्वेंट्री अकाउंट इतने से क्या हुआ, डेबिट हुआ। अब साल के एंड पर हमारे पास इन्वेंट्री बची हुई कितनी है, जवाब दीजिएगा बेटा। साल के एंड पर हमारे पास इन्वेंट्री बची हुई कितनी है, 800 से बची हुई। तो अब अपने आप से पूछिएगा पिछले साल की इन्वेंट्री बची हुई कितनी थी, 900। इस साल मजीद इन्वेंट्री कितने से बाई की, 2767 से, सही है ना, 2767 से। तो टोटल इन्वेंट्री हमारे पास इस साल कितनी आई गोडाउन में, कितनी पड़ी रही गोडाउन में, 3600 उसमें से अब गोडाउन के हालात क्या हैं कि 800 की इन्वेंट्री बची हुई है, बाकी इन्वेंट्री COGS कितनी,
2867। समझे कुछ बात ये नहीं? 2867। अब ये जो COGS है, ये क्योंकि परचेज में से आपने इन्वेंट्री के अमाउंट में से आपने डिस्काउंट रिसीव माइनस नहीं किया, तो ये COGS भी डिस्काउंट रिसीव माइनस करने से पहले आ रही है। अब अगर मैं यहाँ 100 रिकॉर्ड ना करता तो ये यहाँ पर बैलेंस 2667 आता। जब ये 2667 आता तो ऑटोमेटिकली COGS 2767 आता। यानी यहाँ डेबिट साइड शॉर्ट तो यहाँ क्रेडिट साइड शॉर्ट। आवाज़ नहीं आ रही? यहाँ डेबिट साइड फिर शॉर्ट तो COGS कितने थे शॉर्ट? 100 से। तो फिर ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली नेट ऑफ हो गया। कुछ चीज़ों पे गौर कर लें अभी, वरना फिर वो इन द एंड तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। कुछ चीज़ें ना लिखने से ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाता है। अगर यहाँ मैं परचेज की वैल्यू नेट ऑफ डिस्काउंट चाहता हूं तो मुझे चाहिए डिस्काउंट रिसीव, यहाँ लिखूं ही नहीं। तो जो परचेज की वैल्यू आएगी वो नेट ऑफ डिस्काउंट आएगी। क्योंकि लाइबिलिटी को मैंने जितने से अंडर स्टेट किया, एक्सपेंस को भी मैंने उतने से अंडर स्टेट किया। क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो वैसे डिस्काउंट माइनस करने के बाद है। तो अगर मैं डिस्काउंट या नहीं पुट करूंगा, ये बैलेंस 100 से कम आएगा। आप चेक कर सकते हैं। आप सब लोग अपने कैलकुलेटर पे 900 प्लस 2567 लिखें, 800 माइनस कर दें, देख लें क्या आंसर आता है। इतना सोचने की जरूरत क्या है? हाँ, और अगर 900 में आप 2667 प्लस करें और 800 क्या करें, माइनस करें, तो देखें आप 2767 आएगा आंसर। बोले तो फिर जो COGS आएगी वो नेट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड आएगी। लेकिन अभी COGS नेट ऑफ डिस्काउंट रिसीव नहीं आ रही। ठीक है, कंफर्म? चलें, यूज हो गया पेमेंट टू सप्लायर का। पेमेंट टू सप्लायर का तीसरा यूज बैंक अकाउंट। अब बैंक और कैश का अकाउंट साथ बना रहा हूं। कैश अकाउंट में आइटम ज्यादा हैं। बताइए, बैंक और कैश का बैलेंस BD। आवाज ही नहीं आ रही। 500 और 600। अभी तो बेटा फ्रॉड भी पकड़ना है इसमें। अभी तो ये होगा कि 31 दिसंबर होगा, अकाउंटेंट को जल्दी होगी घर जाने की, पैसों की भी ज़रूरत होगी। वो आखिर में से न्यू ईयर नाइट पर कैश लेके चला गया, अगली सुबह अकाउंटेंट ने रिपोर्ट नहीं किया, मोबाइल फ़ोन बन जा रहा है उसका। आपने डब्बा देखा, डब्बा खाली या कुछ पैसे पड़े थे तो कैश भी ले गया। अब आपको ये भी बताना है कितना कैश लेके गायब हुआ है। कैश डिफॉल्केशन, वो जो बैंक रिकंसिलिएशन में जो मैं बोलता था ना, टॉपिक रह गए हैं नहीं आपकी किताब में। वो जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बच्चे पढ़ते थे और जो आप पढ़ रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो सब हिसाब किताब इधर पूरे होने। इससे बोल रहा हूँ, जाग जाओ, बताओ। बैलेंस BD 600 500 500 600 क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? नाम लेके बताओ बैंक का कितना बैलेंस है? 600 600 500। इस बैंक बैलेंस में जो इजाफा हुआ है वो कैश ट्रांसफर करने से हुआ। ठीक है, वो हमें पता नहीं है। हाँ, इस बैंक बैलेंस में जो कमी आई है वो पेमेंट टू सप्लायर्स की वजह से आई। तो यहाँ रेफरेंस दिया मैंने अकाउंट पेएबल, और डबल एंट्री मुकम्मल की। कौन सी डबल एंट्री सर? ये वाली डबल एंट्री, अकाउंट पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट। सही है? अच्छा,
फिर अभी इसको एक साथ पूरा करते हैं जरा तवज्जो से। रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स आर कलेक्टेड इन कैश, इसका मतलब कैश अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल्स की क्या आई है, कलेक्शन आई है। तो अकाउंट रिसीवेबल्स की कलेक्शन जो आई है उसकी डबल एंट्री कैश इन हैंड में बनाइए जरा, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन सर पता नहीं कितना। अच्छा, वो कहता है जो कैश आपके पास था, आवाज नहीं आई, जो कैश आपके पास था और जो कैश आपको कस्टमर से कलेक्ट हुआ उसमें से आपने कुछ पेमेंट्स की हैं। अच्छा, हम बोलते हैं कौन कौन सी पेमेंट्स की हैं भाई जरा बताइएगा। वो कहता है सैलरीज पे की हैं 300, पेटी कैश एक्सपेंस पे किए हैं 100 और ड्राइंग्स भी हुई हैं 200 की। 300, 100 और 200 ऐसा ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं, तरतीब से बेटा, तरतीब से, इज्जत से। डायरेक्ट 600 लिखकर तुम जान छुड़ा लोगे, ऐसा नहीं है। सैलरीज 300, पेटी एक्सपेंसेस। अच्छा, ये पेटी कैश के लिए पैसा विड्रॉ हुआ है। पेटी कैश वैसे एसेट होता है, लेकिन आप ये अज्यूम करेंगे ये विड्रॉ भी हुआ है और खर्च भी हुआ है, जब तक के क्वेश्चन खुद ना बोले कि बचा है, आप इसको एसेट नहीं मानेंगे। उसके बाद फिर वो कहता है ड्राइंग्स होने के बाद जो बचा ना बैलेंस, बैलेंस सीडी को, कुछ कैश को छोड़कर, सीडी को छोड़कर, वो आपने ट्रांसफर कर दिया कहां पर। अब प्रॉब्लम क्या है, दो बातें सर। अगर अब मैं आपका लिंक बना रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने की तरतीब बनेगी। अब बताओ कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का बैलेंस सीडी क्या है। आप बोलोगे 300 500 है ना, कैश का 300 है और बैंक का 500 है। अब बहुत तवज्जो आप सबकी, देखो अब इस अकाउंट में क्या मिसिंग है सर। इस अकाउंट में एक तो जो पैसा यहां से गया और यहां पर पहुंचा, बोर्ड पे देखना, यहां रेफरेंस दिया मैंने किसका, बैंक का, यहां रेफरेंस दिया मैंने किसका, कैश का। और इसका मतलब कैश के अकाउंट में सर दो मिसिंग वैल्यूज हैं, एक रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स की और एक कैश ट्रांसफर टू बैंक। लेकिन बैंक अकाउंट में एक ही मिसिंग वैल्यू है। इसका मतलब ये मिसिंग वैल्यू कहां से मिल जाएगी, बैंक अकाउंट से। जवाब दो। जब ये मिसिंग वैल्यू बैंक अकाउंट से मिल जाएगी, शाबाश, जब ये मिसिंग वैल्यू बैंक अकाउंट से मिल जाएगी तो हम वहां से निकाल के उसको वहां भी रख देंगे। अब बताओ हमारे पास ईयर एंड पे कितना बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, 500। हमने पेमेंट टू सप्लायर कितने से की है, 2567 से। अगर ये हमने ना पे किया होता तो हमारे पास टोटल बैंक बैलेंस क्या होता, 3067। उसमें से कितना बैलेंस पिछले साल का हमारे पास पहले ही मौजूद है। तो इसका मतलब नया बैलेंस इस साल कितने से बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ, कितने से, 2467 से। तो 2467 से ही बैंक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, और 2467 से ही कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। इस तरह एक एक कड़ी जुड़ती चली जाएगी। अब आते हैं कहां पर सर, अब कहां आते हैं सर, अब कहां आते हैं सर। कैश अकाउंट में हमारे पास कितना बैलेंस सीडी है, अगर ये ना पे किया तो ये भी कैश ही होता हमारे पास। तो इन सब का सम होगा कितना कैश ओवरऑल हमारी जेब में इस साल आया है, रहा, मौजूद रहा। आवाज नहीं आई, 3000। उसमें से कितना कैश पिछले साल का जनरेटेड है, 500। तो नया कैश कितने से जनरेट हुआ, 2800। और वो आया कहां से, कस्टमर से, जिससे हमारी एंट्री मुकम्मल हुई, कैश डेबिट अकाउंट। तो रिसिट फ्रॉम कस्टमर हमें मिल गई कहां से, कैश अकाउंट से। तो एक कल भी निकलवाई थी आप लोगों को, क्या रिसिट फ्रॉम कस्टमर कल इस अकाउंट से नहीं ढूंढवाई थी मैंने आप, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं आप सर। यस सर, यस सर, ठीक है जी। उसके बाद कुछ हरकतें जानबूझ के करने से बेटा नुकसान होता है, और वो नुकसान जिस्मानी नहीं होता, रूहानी होता है, और बड़ा खतरनाक मतलब नुकसान होता है। ठीक है, ठीक। बहरहाल इस तरह की आवाजें वैसे इंसान नहीं निकाला करते,
इंसान तो नहीं निकालते, ठीक है। और अचानक से भी आवाज नहीं निकलती इस तरह की। आपने अगर रास्ते में एक मखलूक को देखा हो, जब भी वो कहीं ऐसी जगह से गुजरती है ना वो मखलूक, फॉर एग्जाम्पल वो जैसे ही गुजरती है पानी से, तो पहले तो वो वहाँ हैंग हो जाती है, जाम हो जाती है वहाँ पर, फिर वो सारा ट्रैफिक जाम कर देती है, ठीक है। तो फिर वो इस तरह अचानक से रुक कर पॉज लेती है और ये आवाज़ निकालती है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? नहीं, भैंस की बात बिल्कुल नहीं हो रही। भैंस तो हलाल जानवर है, वो जानवर पहले हलाल था, बाद में हराम हो गया। जी जी, आपने सही पहचाना यार, क्या बात है, आपने मिसिंग वैल्यू क्या कर ली। पहुंचे हम भैंस से पहुंचे गधे पर, जबरदस्त, बेहतरीन। आपने सिंगल एंट्री करते करते कड़ी से कड़ी जोड़कर मिसिंग वैल्यू क्या कर ली, फाइंड, ठीक है। बहरहाल जी, अब बारी है कौन सा अकाउंट की सर? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट, सर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बीडी नहीं है सर। अगर बीडी दे देना आप, तो फिर तो सेल कहां से मिल गई? सिंपल, किसी मार्कअप या मार्जिन की, बस प्रॉब्लम है बीडी नहीं है। तो अब अगर बीडी चाहिए तो मार्कअप या मार्जिन दें। कुछ समझे हैं बात या नहीं? यही समझाना था आपको। यानी सॉल्व करते करते सवाल रुकेंगे, किसी ना किसी पॉइंट पे आके रुकेंगे, वहां डिसीजन मेकिंग होगी कि हमें क्या करना है इस पॉइंट पर आकर, ठीक है जी। बीडी नहीं है। इस बीडी में इजाफा होना है सेल्स की वजह से, सर वो भी नहीं है। आवाज नहीं आई सर। इस बीडी में कमी आनी है रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स की वजह से, वो तो आ गई सर, वो भी मिसिंग थी, वैसे कुछ था तो नहीं, वो भी मिसिंग थी। वो कलेक्शन हुई है किसमें? कैश में। सर कैश अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है। और उसके बाद बचता है इसका, सर अब अगर सेल मिल जाए तो बीडी मिल जाएगा, बीडी मिल जाए तो सेल मिल जाए। यहां पर आके हमारा सवाल रुक गया। तो इसका मतलब इसमें कोई एक इंफॉर्मेशन क्या है? मिसिंग है। तो अगर मैं बीडी लिख देता हूं तो सेल आ गई, और अगर सेल लिख देता हूं तो सेल फिर किसी और रास्ते से आएगी। उसके लिए हम अज्यूम करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या क्या अज्यूम करूं? मार्कअप या मार्जिन? हाँ, मार्कअप। कप उठाओ और उसके सर पे मार दो, सर पे 2-4 कप तोड़ दो इसके, ताकि ये थोड़ा सा क्या हो, होशो हवास में, ठीक है। तो बताओ क्या लिखूं? चलें सर, इसमें एक पॉइंट का इजाफा कर लें आप। पॉइंट नंबर 4, गुड्स आर सोल्ड at 25% margin. गुड्स बेची जा रही हैं कितने परसेंट मार्जिन पर जी? तो COGS कितनी है भाई बताओ? 2867। तो खुद COGS खुद कितने परसेंट के बराबर हुई? 75% के होश में आ जाओ। 2867 को डिवाइड कर दो 0.75, 3823। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास साल के एंड पर रिसीवेबल का बैलेंस 1100 है और रिसिट फ्रॉम कस्टमर 2867 है, तो टोटल बैलेंस हमारे पास 3967 हुआ।
कि टोटल रिसीवेबल्स हमारे पास साल भर में इतने से रहे हैं, उसमें से नए रिसीवेबल क्रिएट हुए हैं 3823 से, तो फिर पुराने रिसीवेबल्स का बैलेंस क्या था? यस, 144, 144। सही है, मिसिंग वैल्यू आ गई। लेकिन बात यह है कि जो बड़े बड़ी बातें कर रहे थे ना, उन्होंने कितना सवाल किया, COGS निकाली, सेल अकाउंट बना लिया, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। या भाई ब्रेक में आराम से पढ़े रहे, आप बोले आराम से ही पढ़ेंगे, वैसे ही पढ़ के थक चुके हैं। यही बात है असल में तो सारी की सारी। ये बहुत दिमाग मांगता है भाई, लिंक इधर से उधर दिमाग घूमेगा इसके अंदर कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, कौन सी मिसिंग वैल्यू कौन से अकाउंट से आएगी। तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। चलो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एक एसोसिए बना लेते हैं। हाँ भाई, सेल आ गई कितनी, इसमें से क्या लेस करवा दो, COGS कितनी आई थी? हाँ 2800। अच्छा, मैंने COGS वो वाली यूज कर ली, डिस्काउंट रिसीव से पहले वाली COGS। चलो अगर मैं डिस्काउंट रिसीव से पहले वाली COGS यूज कर रहा हूँ, तो फिर मैं डिस्काउंट रिसीव को अदर इनकम के तौर पे दिखाऊंगा, पुराना वाला ट्रेंड 2800। ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, 900 एंड, अच्छा पास पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना पुराने, वो इस तरतीब से हैं। उसमें COGS में से डिस्काउंट रिसीव माइनस नहीं होता था, बल्कि अदर इनकम के तौर पर रिपोर्ट किया था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने अप्रोच चेंज की होगी आपकी मौजूदा किताब में। क्यों? क्योंकि वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से आपको क्या सिखा रहा है, डिस्काउंट रिसीव को परचेज में से लेस करना सिखा रहा है, और डिस्काउंट अलाउड को सेल में से लेस करना सिखा रहा है। तो इस हिसाब से मैंने कहा था कि इसको अलग से लिखें, लेकिन फिलहाल अगर इस तरह हो गया तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, डिस्काउंट रिसीव इसमें ऐड करवा रहा हूँ जी। अरे यार नजर ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, हैंग। तुम्हारे देखने की कैपेसिटी खत्म हो गई बेटा, मसला ये। इतना बड़ा क्वेश्चन, अभी तो तुम मॉक देखना बेटा इसका, 1.5 पेज पे सवाल होगा बेटा, 2 पेज पे सवाल होगा इसका। कल मॉक है ना वैसे हमारा, कल मंडे को मॉक था ना FAR 1 का। हाँ तो कल ट्यूसडे तो है ना, हाँ ट्यूसडे है ना कल। अच्छा बोला, फिर मैं नहीं आऊँ ना कल। सबसे पहले तो वो जो टैक्स का मॉक नहीं दिया उन लोगों ने, बहुत गलत काम किया उन्होंने। आप सिर्फ अपने आप को क्लास की बेस पर MCQs में आजमा लेते, क्या हर्ष थी। आधे ज़्यादा सवाल तो मैंने वही पूछे हैं जो क्लास में मैंने एक्सरसाइज करवाई, जो खुद करवा चुका हूं मैं, वैल्यूज तक मैंने चेंज, फिर भी आप डरते हैं, कमाल बात है। फिर भी आप मौका नहीं देते हो, हैरत अंगेज बात है। जी सेल्स बताइए, 3823 लेस COGS जी 2867 जी कितना, 900 एंड, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 100।
1000 लेस एक्सपेंसेस। याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, बोर्ड पे देखिए, ये एक्सपेंसेस की पेमेंट्स हैं, ये एक्सपेंसेस की। अगर एक्सपेंसेस के ओपनिंग और क्लोजिंग अक्रूवल नहीं है तो जो पे किया वो इसी साल के लिए पे किया। लेकिन अगर मैं कहता हूं जो सैलरी आपने इस साल पे किया उसमें 50 रुपए पिछले साल के हैं, तो वो पिछले साल के अक्रूवल को कम कर रहे हैं। तो इस साल की पेमेंट कितनी हुई? 250। तो इस साल का एक्सपेंस कितना हुआ? 250। और फिर मैं कहता हूँ इस साल के एक्सपेंस में 100 रुपये अनपेड भी हैं। 250 तो वो हैं जो पेड हैं, और 100 इस साल के एक्सपेंस के वो हैं जो अक्रूड हैं। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 350। तो अगर इन पेमेंट्स के कोई ओपनिंग और क्लोजिंग के अक्रूवल्स हैं तो हमें पेमेंट को एक्सपेंस में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन फिल वक्त मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इनके कोई ओपनिंग और क्लोजिंग अक्रूवल्स नहीं है। तो सैलरी एक्सपेंस है 300 और 100 का पेटी कैश और 200 की ड्राइंग भी एक्सपेंस। माशाल्लाह, यही सुनना चाह रहा था मैं, यही मैं सुनना चाह रहा था, यकीन मानो, बस यही बुरा वक्त था। यही बेहतरीन बेहतरीन 300 प्लस 100 400, बस यही सुनना था, यकीन मानो। जज्बाती होकर तुम लोगों ने ड्राइंग को भी एसओसीए में चार्ज करना है। बेटा एक ये सिंगल एंट्री के सॉल्यूशन देख देख के बोलेगा भाई इनको वापस बुलाओ, कहाँ पर? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, हाँ 600 एंड ये आ गया नेट प्रॉफिट। अब कोई है मर्द मुजाहिद जो एसओएफई बना के दिखा दे जी? तुम मर्द मुजाहिद हो बेटा? गए हो किसी जगह पर लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए? मुजाहिद वो होता है जो जुद्दोजहद करता है। तुम्हारे अंदर कहीं से भी जुद्दोजहद नजर नहीं आती, पड़े सिर्फ पड़े रहते हो तुम यहाँ पर। जुद्दोजहद कमबैक हुआ नहीं अभी तक, उसके लिए भी जुद्दोजहद ही होती है। हाँ, कहाँ क्या जुद्दोजहद की तुमने बताओ? बैठे बैठे अगर तुम 100 दफा इस्तगफारी पढ़ लो तो ये भी जुद्दोजहद हो जाएगी तुम्हारी। पढ़ लो ना, ये भी तैयारी में शामिल हो जाएगा आखिरत की। नहीं, चलो एसओएफपी करंट एसेट्स। कोई नॉन करंट एसेट तो सवाल में है ही नहीं, तो सिंपल हम एसओएफपी बना लेते हैं करंट। मैं बताना चाह रहा हूं ये सवाल भी कंप्लीट है भाई, इससे भी क्या बन जाएगी? एसओएफपी। देखते हैं सर, करंट एसेट्स सबसे पहला करंट एसेट है सर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वेंट्री कितने से? 800। फिर क्या आएगा सर? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल सर, अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस तो है सर, कितना है सर? 1100। 1100 लिख दें सर यहां पर। सर फिर कैश एंड बैंक एक साथ लिख दें मिलाकर, 300 और 500। 300 और 500 बैलेंस सीडी या बीडी? सीडी। कितने हो गए? 800। बस, कोई और एसेट तो नहीं है? तो ये आपकी एसेट साइड का सम कर लो भाई, कितना? 2700। अब दूसरा सेक्शन सर उसका नाम होता है इक्विटीज एंड, होता है नाम? पता नहीं कहाँ होता है। सर यहां आएगा ओपनिंग कैपिटल। क्या आएगा? फिल वक्त छोड़ते नहीं, निकालते। मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू। इसमें ऐड क्या होगा सर? नेट प्रॉफिट। लेस क्या होगा सर? ड्राइंग्स। ये वही ड्राइंग है सर
जिसको मैं चला था एसओसीआई में एक्सपेंस मानने के लिए सर। नेट प्रॉफिट सर, नेट प्रॉफिट 656। आवाज नहीं आ रही। ड्राइंग्स कितने थे सर? 200 से। तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग लेस करके यहां आएगा सर क्लोजिंग कैपिटल, और उसके नीचे आएंगे सर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में सिर्फ हमारे पास सर एक ही आइटम है, उसका नाम है अकाउंट पेएबल। रिसीवेबल, माशाल्लाह। कोई बताएगा अकाउंट पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 900। अगर हम माने सब कुछ बैलेंस है तो हमारे एसेट्स बराबर हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो अगर इक्विटी प्लस लायबिलिटी में अज्यूम कर लूं कितनी? 2700। 2700 में से 900 निकालो, क्या 1800 मेरी इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस है। मेरी इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ड्राइंग लेस करने के बाद और प्रॉफिट ऐड करने के बाद है। रिवर्स करो, ड्राइंग प्लस करो, प्रॉफिट लेस करो, ओपनिंग इक्विटी मिल जाएगी। कितना? 1300। अब सुनो बात को, बहुत तवज्जो दरकार। ये सारे ओपनिंग एसेट हैं, क्लोजिंग एसेट है? सारे बताओ भाई, ये सारे ओपनिंग एसेट है, क्लोजिंग एसेट है? तो अगर क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस करने के बाद मुझे क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस मिल गया, तो क्या ऐसे ही मुझे ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस करने के बाद ओपनिंग कैपिटल नहीं मिल जाएगा? आ जाओ, लेट्स वेरीफाई। शाबाश, जल्दी से। ओपनिंग एसेट 900 प्लस अकाउंट रिसीवेबल की मिसिंग वैल्यू अब तो मिल गई है 144। 900 प्लस 144 प्लस 500 प्लस 600 माइनस 800। शाबाश। क्या? 1344। 1344 लिखवा दो जरा, ऐसे लिखवा दो। वर्किंग ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग एसेट सबसे पहले, ओपनिंग इन्वेंट्री। शाबाश, प्लीज बोर्ड पे तवज्जो कर लें। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग इन्वेंट्री बताइए। ओपनिंग इन्वेंट्री 900। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस मौजूद नहीं था, कहां से निकाला? अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से। वो मिलने के बाद वो मिसिंग वैल्यू फाइंड हो गई 144 से। कैश इन हैंड ओपनिंग कितना? कैश एट बैंक ओपनिंग कितना? ये चारों का सम ओपनिंग एसेट्स है, उसमें से ओपनिंग लायबिलिटी क्या कर दें? माइनस कर 800। $1344। दो तरीकों से निकाला है मैंने। क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग इक्विटी मिली, क्लोजिंग इक्विटी ड्राइंग लेस करने के बाद प्रॉफिट ऐड करने के, तो इससे रिवर्स किया, ड्राइंग प्लस की, प्रॉफिट लेस किया, ये बैलेंस आ गया। और ये बैलेंस दोबारा वेरीफाई करवाया, ओपनिंग एसेट्स माइनस एसओएफपी बैलेंस। ये है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये तो कुछ भी नहीं है सवाल, सवालात तो आपके सामने आएंगे अभी। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। अभी तो धक्का लगाना शुरू किया मैंने गाड़ी को बेटा। अभी मैं आज थोड़ा सा इतना पढ़ा दूं कि आपको बोल दूं यार एमसीक्यूज करके आ जाओ, ताकि आप वर्किंग की तो प्रैक्टिस करके आ जाओ, ताकि उस वक्त सवाल में तो मुझे वो हैंग होते हुए नजर ना हो। ठीक है ना? अब ये अभी तक मैंने सेल को समझाते समझाते बहुत सारी बातें ऐड कर दी हैं इसी में। बहरहाल अब अप्रोच नंबर 3 वो कह रहा है क्या 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 मसला है, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अप्रोच नंबर 3 कल आराम से, बहुत वक्त है पेपर देने में। सितंबर नहीं, अब अगस्त अटेम्प्ट। अच्छा, अगस्त में
खैर है मसला नहीं है, पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपकी मर्जी। 1 घंटा तो गुजर गया माशाल्लाह, एक सवाल में 1 घंटा लगा दिया आप। क्या आप रिकॉर्डिंग 1 घंटे की, हालांकि जो रिकॉर्डिंग से पहले मैंने लिखा, आपसे सवालात पूछे, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड आ गए सारे के सारे। वो वाला हिसाब किताब तो रिकॉर्डिंग में आया भी नहीं है। चलें स्टॉप करते हैं यहाँ पर। सवालात बना के भेज रहा हूँ बेटा, ये मेरे बनाए हुए पुराने सवालात हैं सारे के सारे, जो ऑन द स्पॉट में क्लास के अंदर बनाता था। ठीक है, बच्चे सॉल्व करते थे, कितना अच्छा वक्त था। सवाल बोर्ड पे बनाया, खुद क्लास से बाहर निकल गए, बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, वापस आए, सवाल पूछा, हाँ भाई सॉल्व करवा दिया, कहानी खत्म। अभी यहाँ पर एक जगह बस रिकॉर्ड करवा रहे हैं। घूमते फिरते रहा करते थे हम पढ़ाते पढ़ाते।